CH13 छुप के मिलना। बॉसी रुद्र। अव्यांशी का पनिशमेंट। अव्यांशी के रूम में इस वक्त अंधेरा था, बस बाहर से आ रही चांद की रोशनी वहां पे हल्का उजाला कर रहा था। अव्यांशी इस वक्त बहुत ही आराम से बच्चों की तरह मुंह बनकर गहरी नींद में सोई हुई थी। वो दिखने में बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी। कोई भी ऐसे देखे तो उसे उस पर प्यार आए। आखिर लग ही रही थी वो इतनी प्यारी। अव्यांशी के सो जाने के करीब आधे घंटे बाद अव्यांशी के कमरे का डोर धीरे से खुलता है और एक परछाई दिखाई देता है जो धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा था। अब आगे दो लोग कमरे के अंदर आते हैं। उसमें से एक औरत थी और एक आदमी। वो दोनों अव्यांशी के पास आ उसे सोते हुए निहारने लगते हैं। अव्यांशी बड़े ही सुकून से सोई हुई थी। उसके चेहरे पर स्माइल था जिसे देखकर दोनों लोगों के चेहरे पर भी स्माइल आ जाता है। काफी देर वो दोनों अव्यांशी को देखते रहते हैं। कुछ देर बाद वो औरत आगे आती है और अव्यांशी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है। वही वो आदमी सभी पिलोज को अच्छे से अव्यांशी के साइड में करता है और फिर सोती हुई अव्यांशी को बारी बारी लाइट किस करके कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं उस औरत के आंखों में आंसू थे। बाहर आकर वो औरत उस आदमी के कंधे पर सर रखकर बिना आवाज निकाले रोने लगती है, जिसे महसूस कर वो आदमी औरत को दिलासा देते हुए बोलता है, अनीता खुद को संभालो, मुझे पता है तुम्हें अंशी की यह बेरुखी हर्ट करती है, लेकिन हमारे लिए दोनों बेटियां प्यारी है। अंशी अभी छोटी है, इस वजह से नादानी में बोल देती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसे छोड़ देंगे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब ठीक होगा सब अभिषेक? दिन ब दिन मेरी बच्ची मुझसे और दूर होते जा रही है। कितने महीने हो गए हैं अपनी बच्ची के मुंह से अपने लिए मम्मा सुने। अब वो मुझे देखती तक नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन सोनम को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी तो हमारी बेटी है। क्या करूं जिससे पहले की तरह अंशी और सोनम हंसी खुशी मिलकर रहे। कब तक हमें हमारी बच्ची को देखने के लिए इस तरह छुप छुप कर आना होगा। वो औरत जो अव्यांशी की मोम थी, वो रोते हुए अपने हस्बैंड मतलब अभिषेक जी से बोल रही थी। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो दोनों कौन है, तो आगे बढ़ते हैं। अपनी वाइफ की बात सुनकर अभिषेक जी की आंखें भी हल्की नम हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपनी वाइफ से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली हो जिसे ऐसा फील होता है? क्या मुझे मन नहीं करता अपनी बच्ची के मुंह से खुद के लिए डैड सुनने का? मेरा भी बहुत मन होता है अंशी पहले की तरह मुझे डेडा कहे, लेकिन हम इसके लिए सोनम को थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। वो भी बहुत मासूम है। हमने उसे अपनी बेटी माना है। एक बेटी के खुशी के लिए हम दूसरी बेटी को दुख थोड़ी ना दे सकते हैं। सब वक्त पे छोड़ दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बोलकर वो अनीता जी के आंसू पीछे है और उन्हें अपने साथ लेकर चले जाए हैं। वहीं उनके जाने के कुछ देर बाद पिलर के पीछे से कोई निकलता है। उसके आंखों में आंसू थे। वो काफी देर तक अव्यांशी के रूम के डोर को ही देखते रहता है, फिर कुछ डिसाइड कर वो शख्स जल्दी वहां से चले जाता है। तो मेरे इंटेलिजेंट रीडर्स जल्दी से अपना स्पाई वाला दिमाग लगाओ और बताओ, आखिर कौन है यह शख्स? कोई आइडिया है आपको? गैस करो, बहुत ही इजी है। अगली सुबह अव्यांशी की नींद खुलती है रुद्र के उठाने से। वो उठकर बैठती है, फिर उबासी लेकर टाइम की तरफ देखती है जिसमें 5 बज रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखें चोटी हो जाती है। वो कंफ्यूज होकर रुद्र को देखती अपनी नींद भरी आंखों से और फिर उबासी लेते हुए बोलती है, ओ छोटे शैतान, तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठाया है? अभी तो 5 बज रहे हैं। जिस पर रुद्र बोलता है, मालकिन अब से आपको रोज 5 बजे ही उठना होगा, इसलिए अब जल्दी से बेड से उठिए और चलिए गार्डन एरिया में एक्सरसाइज करने। रुद्र की बात सुनकर अचानशी मुंह बनाते हुए बोलती है, छोटे शैतान, क्या सुबह सुबह तुमने नशा वशा कर लिया है?
भला मैं अपनी नींद क्यों खराब करूंगी फालतू से एक्सरसाइज के लिए। तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बोलते हुए अव्यांशी कंबल ओढ़कर वापस सो जाती है, जिसे देखकर रुद्र जल्दी से उसके कंबल को हटाते हुए बोलता है, सॉरी मालकिन, मगर ये आप पर डिपेंड नहीं करता है आपको एक्सरसाइज करना है या नहीं। ये कंपल्सरी है। अगर आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करेगी तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए जल्दी से उठ जाइए, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर आप 5 मिनट के अंदर गार्डन एरिया में नहीं गई तो आपको 5 घंटे तक 50 छिपकली के साथ रहना होगा पनिशमेंट के तौर पर। अव्यांशी जैसे ही सुनती है 50 छिपकली के साथ 5 घंटे रेहान होगा तो उसकी नींद ही उड़ जाती है। वो जल्दी से नहीं चिल्लाते हुए उठती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। वो एक छिपकली के साथ 1 सेकंड भी रह नहीं सकती है। तो यहाँ पे बात 50 छिपकली की थी, वो भी 5 घंटे के लिए। तो भला वो इतना बड़ा रिस्क कैसे लेती, इसलिए वो जल्दी से भाग जाती है बिना चप्पल के ही। तो गाइस, आप में से किस किस को छिपकली से डर लगता है? CH14 रुद्राक्ष के बाहों में अव्यांशी। सॉरी मालकिन, मगर ये आप पर डिपेंड नहीं करता है आपको एक्सरसाइज करना है या नहीं। ये कंपल्सरी है। अगर आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करेगी तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए जल्दी से उठ जाइए, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर आप 5 मिनट के अंदर गार्डन एरिया में नहीं गई तो आपको 5 घंटे तक 50 छिपकली के साथ रहना होगा पनिशमेंट के तौर पर। अव्यांशी जैसे ही सुनती है 50 छिपकली के साथ 5 घंटे रेहान होगा तो उसकी नींद ही उड़ जाती है। वो जल्दी से नहीं चिल्लाते हुए उठती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। वो एक छिपकली के साथ 1 सेकंड भी रह नहीं सकती है। तो यहाँ पे बात 50 छिपकली की थी, वो भी 5 घंटे के लिए। तो भला वो इतना बड़ा रिस्क कैसे लेती, इसलिए वो जल्दी से भाग जाती है बिना चप्पल के ही। अब आगे। इस वक्त अव्यांशी गार्डन एरिया में थी और इधर उधर देखते हुए बोलती है, छोटे शैतान देखो, अभी अंधेरा है, इतनी सुबह कौन एक्सरसाइज करता है। मैं वैसे भी बहुत पतली हूँ तो एक्सरसाइज की क्या ही जरूरत है। बोलते हुए अव्यांशी बार बार उबासी ले रही थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था एक्सरसाइज करने का, मगर छिपकली के डर की वजह से वो यहाँ आई थी। क्योंकि सिया को सबसे ज्यादा किसी से अगर डर लगता था तो वो छिपकली थी, वरना वो शेर से भी नहीं डरती है। अव्यांशी की बात पर रुद्र बोलता है, मालकिन आप पतली हो मगर स्ट्रॉन्ग नहीं। आपकी बॉडी बहुत ही वीक है, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि आप हमेशा खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जिस पर अव्यांशी बोलती है, लेकिन मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है, मैं बॉडीगार्ड हायर कर लूंगी। वैसे भी मुझे थोड़ी ना कोई कुछ करने वाला है। आई एम अव्यांशी राठौर। अव्यांशी की बात सुनकर रुद्र बोलता है, मालकिन आप किसी पे भी डिपेंड नहीं हो सकती है, आपको बस खुद पे डिपेंड होना है। आप जानती ही है ना, नोवेल में लास्ट में अव्यांशी मर गई थी, जबकि उस वक्त भी अव्यांशी राठौर की फैमिली मौजूद थी। कोई भी उसे बचा नहीं पाया था। इसलिए आपको बस खुद पर ही विश्वास करना है और डिपेंड भी खुद पर ही होना है। कब कौन बदल जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आपको खुद को पावरफुल बनाना है ताकि आपके साथ वो न हो जो एंडिंग में अव्यांशी के साथ हुआ था। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगी तो आप सरवाइव कर पाओगी। आपको अपनी पहचान बनानी होगी, इसलिए आज से तैयारी कीजिए और जल्दी से रनिंग स्टार्ट कीजिए। आज एक सेंट डे है तो आपको आज सिर्फ 5 चक्कर ही लगाना है पूरे मेंशन का। तो 1 फरवरी 2003 स्टार्ट बोलकर रुद्र अपनी चुटकी बजाता है और एक बड़ी सी लिजार्ड अपने हाथ में लाकर अव्यांशी को दिखाता है, जिसे देखकर अव्यांशी का हार्ट मुंह में आने को होता है। वो इतने बड़े लिजार्ड को देखकर डर चुकी थी, इसलिए वो बिना देरी किए जल्दी जल्दी भागने लगती है। राठौर मेंशन बहुत ज्यादा बड़ा था और पूरे मेंशन का चक्कर 5 बार लगाना अव्यांशी के लिए किसी सजा से कम नहीं था। वो भागे जा रही थी। 2 घंटे बाद अव्यांशी पूरे पसीने से भीगी हुई थी। वो हांफते हुए बोलती है,
छोटे शैतान, तुम्हारी वजह से मैं इतना भागी हूं कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अब मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची है कि मैं अंदर मेंशन में जा सकूं। हाय मेरी किस्मत, तुम्हारी वजह से मेरी पतली पतली टांगों में इतनी दर्द कर रहा है। लगता है मैं अब चल ही नहीं पाऊंगी। वही रुद्र अव्यांशी की बात पर बोलता है, मालकिन अब आपको आदत डाल लेनी चाहिए इसकी, क्योंकि अब से आपको रोज ही एक्सरसाइज करना होगा। इसलिए इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब आगे अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड का नाम सुनकर अव्यांशी के आंखों में चमक आ जाता है। वो एक्साइटेड होते हुए बोलती है, क्यूटी पाई, मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा बताओ। जिस पर रुद्र एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए बोलता है, मालकिन वो तो आपको बाद में पता चलेगा जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, नहीं तो रिवॉर्ड को भूल जाइए। अब मैं चलता हूँ, मुझे आपके आगे का प्लान बनाना है, क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है, तो आपको सेफ और हेल्थी रहना होगा। अब आप आराम कीजिए, बोलकर रुद्र वहां से ज्ञान हो जाती है। तो वही अव्यांशी काफी चिढ़ जाती है। वो खींचते हुए बोलती है, रुद्र के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बोलकर वो चिल्लाती है, क्योंकि उसे अपने पैरों में दर्द हो रहा था। लेकिन तभी वहां कोई आता है। अव्यांशी को जब एहसास होता है कि कोई उसके सामने खड़ा है तो वो अपने सर को उठाकर ऊपर देखती है। तभी उसकी नीली गहरी आंखें काली गहरी नशीली आंखों से जा मिलती है, जिसे देखकर अव्यांशी उनमें खो जाती है। सामने कोई और नहीं रुद्राक्ष खड़ा था, जो इस वक्त अव्यांशी को घूर रहा था। क्योंकि कुछ देर पहले अव्यांशी ने कहा था, रुद्र के बच्चे, में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जिसे रुद्राक्ष जो वहां से गुजर रहा था वो सुन लेता है। लेकिन इसका पता अव्यानाही को नहीं था। वो तो अभी रुद्राक्ष के हैंडसम चेहरे पर खोई हुई थी। आज से पहले उसने कभी भी इतना हैंडसम चेहरा नहीं देखा था। वो रुद्राक्ष के हैंडसम चेहरे पर खोई हुई सी बोलती है, सो हॉट। अव्यांशी की अजीब से रिएक्शन और उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष के भौहें सूखड़ जाती है और वो बिना कुछ कहे बस एक चुटकी अव्यांशी के चेहरे के सामने बजाता है, जिससे अव्यांशी अचानक होश में आती है। तभी उसे रियलाइज होता है अभी उसने क्या कहा, जिससे वो काफी शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन अपने एम्बैरेसमेंट्स को छुपाने के लिए अव्यांशी इधर उधर देखते हुए बोलती है, मेरा मतलब है कि वेदर बहुत ही हॉट है। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं अंदर जाने में? वो क्या है न, मेरे पैर रनिंग की वजह से बहुत दर्द कर रहे हैं, बोलकर अव्यांशी उम्मीद भरी नजरों से रुद्राक्ष को देखने लगती है। क्योंकि उस अब चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था और अभी वो काफी दूर थी। मिशन चलकर जाने में उसे बहुत टाइम और एफर्ट्स लगता, जो कि अभी अलशी अव्यांशी से होने वाला नहीं था। अव्यांशी को नहीं पता था सामने खड़ा इंसान कौन है, बस उसे यह पता था कि ये शख्स बुरा नहीं है, क्योंकि उसे सामने खड़े लड़के से कोई भी बुरा वाइब नहीं आ रहा था। लेकिन उसे वो शख्स थोड़ा सा पहचाना लग रहा है, मगर उसे ये याद नहीं आ रहा था वो कब और कहाँ मिली है इस अनजान शख्स से। लेकिन याद नहीं आता है तो अव्यांशी सारे सवाल अपने दिमाग से निकाल देती है और क्यूटली रुद्राक्ष को देखने लगती है ताकि वो उसकी हेल्प कर दे अंदर जाने में। वही रुद्राक्ष अव्यांशी के क्यूट एक्सप्रेशन से पिघल जाता है और कुछ देर तक अव्यांशी को घूरता है, फिर बिना कुछ कहे अव्यांशी को अपने मजबूर बाहों में उठा लेता है। तो वही अव्यांशी काफी चौंक जाती है रुद्राक्ष के इस तरह अचानक गोद में उठाने की वजह से, क्योंकि उसे लगा नहीं था ये अनजान शख्स जिससे वो जानती भी नहीं है वो उसकी हेल्प भी करेगा। लेकिन अव्यांशी कोई भी शिकायत नहीं करती है, क्योंकि उसे चलना जो नहीं पड़ेगा अब, इसलिए वो चुपचाप अपने हाथों को रुद्राक्ष के गर्दन पर लपेट लेती है। वही रुद्राक्ष अव्यांशी को घूरता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर मेंशन के तरफ जाने लगता है। वही अव्यांशी एक बार फिर से रुद्राक्ष के हैंडसम चेहरे पर खो जाती है। आखिर रुद्राक्ष था ही इतना हैंडसम तो अव्यांशी खुद को कैसे रोकती। CH-15 क्या हम पहले कभी मिले हैं मिस्टर हैंडसम? अचानशी काफी चौंक जाती है रुद्राक्ष के इस तरह अचानक गोद में उठाने की वजह से,
क्योंकि उसे लगा नहीं था ये अनजान शख्स जिससे वो जानती भी नहीं है वो उसकी हेल्प भी करेगा। लेकिन अव्यांशी कोई भी शिकायत नहीं करती है क्योंकि उसे चलना जो नहीं पड़ेगा अब, इसलिए वो चुपचाप अपने हाथों को रुद्राक्ष के गर्दन पर लपेट लेती है। वही रुद्राक्ष अव्यांशी को घूरता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर मेंशन की तरफ जाने लगता है। वहीं अव्यांशी एक बार फिर से रुद्राक्ष के हैंडसम चेहरे पर खो जाती है। आखिर रुद्राक्ष था ही इतना हैंडसम तो अव्यांशी खुद को कैसे रोकती। अब आगे अयांशी से जब कंट्रोल नहीं होता है तो वो बोल पड़ती है, मिस्टर हैंडसम, क्या हम पहले कभी मिले हैं? गलत मत समझना, मुझे लग रहा है मैंने आपको कहीं तो देखा है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? बोलकर अव्यांशी रुद्राक्ष को देखती है और उसके जवाब का वेट करने लगती है। लेकिन रुद्राक्ष बस उसे घूरता है मगर कुछ भी नहीं कहता है, जिस पर अव्यांशी का मुंह बन जाता है और वो रुद्राक्ष के हैंडसम चेहरे को टच करते हुए बोलती है, देखो तुम हैंडसम हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना भाव खाओगे। मैं भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ ना, तो फिर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इतना हैंडसम चेहरा है तो थोड़ा हंस भी लिया करो। हर वक्त खड़ूस की तरह रहना जरूरी थोड़ी है। तुम जानते नहीं, लोग मुझसे बात करने के लिए मरे जाते हैं, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती हूँ और तुम यहाँ मुझे नखरे दिखा रहे हो लड़कियों की तरह। हुआ बोलते हुए अव्यांशी पाउट बना लेती है, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। लेकिन रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और पूरी तरह से अव्यांशी को इग्नोर कर देता है, जिससे अव्यांशी को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन रुद्राक्ष के हैंडसम से चेहरे को देखकर वो उसे माफ कर देती है। मगर हार ना मानते हुए वो वापस से बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे अपना नाम तो बता सकते हो? आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और तुम मेंशन के पीछे क्या कर रहे थे? क्या तुम यहाँ काम करते हो? ये मेरा ही घर है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले देखा नहीं है। कोई बात नहीं, तुमने अभी मेरी हेल्प की है, तुम्हें दादू से बोलकर तुम्हारी सैलरी बढ़ाने को कहूंगी और साथ ही एक्स्ट्रा बोनस देने को भी कहूंगी। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मेरा नाम ले लेना, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बोलकर अव्यांशी बड़े ही मासूमियत से अपनी चमकती हुई नीली आंखों से रुद्राक्ष को देखती है। उसके चेहरे पर इस वक्त बोबोर ही प्यारी स्माइल थी, जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। लेकिन रुद्राक्ष बस अव्यांशी को अपनी तीखी नजरों से घूरता है, जिसे देखकर अव्यांशी बोलती है, अरे माना मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ, मगर तुम मुझे इस तरह घूर नहीं सकते हो वरना मुझे नजर लग जाएगी। बोलकर अव्यांशी शर्माने की एक्टिंग करने लगती है। मगर रुद्राक्ष को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों इस वक्त राठौर मेंशन के दरवाजे के पास थे। अव्यांशी के बातों से रुद्राक्ष काफी परेशान हो जाता है और अव्यांशी को वहीं पे छोड़कर जाने लगता है, जिस पर अव्यांशी जल्दी से रुद्राक्ष के हाथों को पकड़कर बोलती है, थैंक यू, वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मैं बता दूं, मेरा नाम अव्यांशी राठौर है। अगर तुम्हें कभी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। ओके मिस्टर हैंडसम बॉय। बोलकर अव्यांशी अंदर चली जाती है। इधर रुद्राक्ष बस जाती हुई अव्यांशी को देखता रह जाता है। उसके चेहरे को देखकर बता पाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग चल क्या रहा है। वो बस जाती हुई अव्यांशी और अपने हाथों को देख रहा था, जिसे कुछ देर पहले अव्यांशी ने पकड़ा था। अव्यांशी जब वहां से ओझल हो जाती है तो रुद्राक्ष भी वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। इधर अव्यांशी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वो जिससे इतना हंस हंस कर फ्लर्ट करते हुए बातें कर रही है वो रुद्राक्ष खुराना है। अगर अव्यांशी को उसका नाम पता चल जाता तो वो फ्लर्ट करना दूर की बात है, वो उसके 100 मीटर के आसपास भी नहीं नजर आती। पता नहीं क्या होगा जब अव्यांशी को पता चलेगा जिससे वो इतना फ्लर्ट कर रही है वो क्रूएल डेविल रुद्राक्ष खुराना है, जिससे दूर रहने का उसने कसम खाई थी। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। सभी फैमिली मेंबर अभी अपने कमरे में थे और सर्वेंट्स भी अपने काम में लगे हुए थे, इसलिए किसी ने भी रुद्राक्ष का अव्यांशी को अपने गोद में लाना नहीं देखा। 8 बज चुके थे। धीरे धीरे सभी फैमिली मेंबर एक एक केकेआर के नीचे आ रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। अव्यांशी और रुद्राक्ष के दादू दादी भी नीचे आ चुके थे। इस वक्त सभी डाइनिंग टेबल में बैठे हुए ब्रेकफास्ट आने का वेट कर रहे थे। अव्यांशी के बड़े पापा और बड़ी माँ चैरिटी इवेंट्स के लिए पहले ही बाहर गए हुए थे। और रही बात विराज राठौर और कबीर राठौर, अव्यांशी के बड़े पापा के लड़के, दोनों ही बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन गए हुए थे। वही अव्यांशी के छोटे पापा भी बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। इस वक्त डाइनिंग टेबल में अव्यांशी और रुद्राक्ष के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हुए थे।
साथ ही सभी बच्चे, श्रुति जो और कविता जी भी बेटी हुई थी। कृति, सोनम और अव्यांशी वहां पे नहीं थे। सभी को पता था अव्यांशी 10 बजे के बाद ही ब्रेकफास्ट करती है, इसलिए कोई भी उसे उठाने कमरे में नहीं जाता है। लेकिन सभी हैरान हो जाते हैं जब अव्यांशी एकदम रेडी होकर नीचे आती है। उसे देखकर सभी शॉक्ड थे, मगर अव्यांशी ध्यान उनके शोक एक्सप्रेशन में नहीं था। वो जल्दी से अपने दादी के बाजू में बैठते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलकर वो एक नज़र साभी को देखती है और फिर जल्दी से अपने प्लेट को आगे करते हुए बोलती है, वैसे क्यूटी पाई आज क्या बना है ब्रेकफास्ट में। अव्यांशी की बात सुनकर अव्यांशी की दादी बोलती है, बच्चा वो तो अभी हमें भी नहीं पता है, तुम्हारी मोम और चाही ही बनाती है, बस 5 मिनट रुको अभी आता ही होगा ब्रेकफास्ट। वैसे अंशी बच्चा आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई, रोज तो 10/11 बजे उठती हो ब्रेकफास्ट के लिए, आज कोई स्पेशल। जिस पर अव्यांशी के दादाजी भी मजाक करते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे भी जानना है, आखिर मेरी आलसी पोती आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। अपने दादू के मुंह से खुद के लिए आलसी सुनकर अव्यांशी का मुंह बन जाता है और वो मुंह फूलते हुए बोलती है, दादू आप मुझे आलसी कैसे बोल सकते हो, आपको पता नहीं है आज मैं पूरे 5 बजे उठी हूँ और पूरे मेंशन का प्यार 5 चक्कर लगाई हूँ। आप सब तो कितने लेट से उठे हो और मुझे आलसी कह रहे हो। जाओ मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी। कट्टी, बोलकर अव्यांशी अपना मुंह फेर लेती है तो बेचारे दादाजी को अपना मजाक भरी पड़ता है, क्योंकि उनकी प्यारी पोती अब उनसे नाराज थी, जिसे देखकर वो जल्दी से बोलते हैं, बच्चा मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने मेरे बातों को सीरियसली ले लिया, प्लीज आप अपने दादू से कट्टी मत होइए। इतना बोलकर वो मन में सोचते हैं, वरना तुम्हारी दादू मुझे परेशान कर देगी चिढ़ा चिढ़ा कर। जिस पर अव्यांशी अपने दादू को तिरछी नजर से देखती है, उनके चेहरे के बेचारे वाले एक्सप्रेशन देखकर उसे हंसी आ जाती है, इसलिए वो बोलती है, ठीक है, आज मैंने आपको माफ कर दिया, अगर आपने मुझे फिर से आलसी कहा तो फिर भूल जाइए, मैं आपसे फिर से कट्टी हो जाऊंगी और दादी से भी कट्टी करवा दूंगी। वही बेचारे दादाजी का की देखने लायक था। उन्हें देखकर रुद्राक्ष के दादाजी को हंसी आ जाता है और वो हंसने हैं, जिसे देखकर वीरेंद्र जी उन्हें एक घुसा मारते हुए बोलते हैं, बुढ़े तुझे किस बात की हंसी आ रही है, लगता है भाभी जी को बताना पड़ेगा तुम्हारी पार्टी के बारे में। वीरेंद्र जी का इतना कहना था कि रुद्राक्ष की दादी हर्षित जी को घूर घूर कर देखने लगती है, जैसे बोल रही हो चलो घर पे बताती हूँ तुम्हें। वही बेचारे हर्षित जी को भी हंसना भरी पड़ता है। वो चीढ़कर एक बार वीरेंद्र जी को देखते हैं, फिर अपनी बीवी को मनाने लगते हैं। इसी तरह हंसी खुशी सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। वही अभिषेक जी अपनी पारी बेटी को देखते हैं जो काफी खुश दिखाई दे रही थी। अव्यांशी को खुश देखकर उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाता है। आज बहुत दिनों बाद उन्होंने अपनी छोटी सी राजकुमारी को हंसते हुए देखा था, इसलिए वो भी खुश थे, लेकिन थोड़े सैड भी, क्योंकि उनकी प्रिंसेस नाराज थी। चैप्टर 16, कुछ सुकून के पल। नाराजगी। सच। रुद्राक्ष के दादाजी को हंसी आ जाता है और वो हंसने हैं, जिसे देखकर वीरेंद्र जी उन्हें एक घुसा मारते हुए बोलते हैं, बुढ़े तुझे किस बात की हंसी आ रही है, लगता है भाभी जी को बताना पड़ेगा तुम्हारी पार्टी के बारे में। वीरेंद्र जी का इतना कहना था कि रुद्राक्ष की दादी हर्षित जी को घूर घूर कर देखने लगती है, जैसे बोल रही हो चलो घर पे बताती हूँ तुम्हें। वही बेचारे हर्षित जी को भी हंसना भरी पड़ता है। वो चीढ़कर एक बार वीरेंद्र जी को देखते हैं, फिर अपनी बीवी को मनाने लगते हैं। इसी तरह हंसी खुशी सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। वही अभिषेक जी अपनी प्यारी बेटी को देखते हैं जो काफी खुश दिखाई दे रही थी। अव्यांशी को खुश देखकर उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाता है। आज बहुत दिनों बाद उन्होंने अपनी छोटी सी राजकुमारी को हंसते हुए देखा था, इसलिए वो भी खुश थे, लेकिन थोड़े सैड भी, क्योंकि उनकी प्रिंसेस नाराज थी। अब आगे। अभिषेक जी अपनी प्रिंसेस से बात करना चाहते थे, मगर कुछ भी कह नहीं पा रहे थे। ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है। इधर अव्यांशी को भी एहसास हो जाता है कि उसके डैड उससे बात करना चाहते हैं, मगर वो अभी उनसे बात नहीं कर सकती थी। अव्यांशी खाते हुए ही मन में सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं। पुरानी अव्यांशी तो अपने पेरेंट्स से नाराज थी, तो मैं अभी इतनी जल्दी बात नहीं कर सकती हूँ इनसे।
कुछ दिन बाद ही सब नॉर्मल करने की कोशिश करूँगी। अभी जो चल रहा है उसे चलने देती हो। भले ही पुरानी अव्यांशी कृति के बातों में आकर सोनम और अपने पेरेंट्स से लड़ाई करती थी, मगर इन्हें भी तो अव्यांशी को समझना चाहिए था। अव्यांशी इनसिक्योर थी ये सोचकर कि उसके पेरेंट्स उससे ज्यादा सोनम से प्यार करते हैं, इसलिए वो सोनम से लड़ते रहती थी, मगर उसके पेरेंट्स हमेशा उसको ही डांटते थे बिना उससे लड़ाई की वजह पूछे, जिससे अव्यांशी जो पहले ही इनसिक्योर थी अपने पेरेंट्स के प्यार को लेकर, मगर पेरेंट्स के बिहेवियर वो साबित कर देते थे कि उनके लिए सोनम जरूरी है। इस वजह से ही अव्यांशी के अंदर सोनम के लिए और भी ज्यादा नफरत भर गया था और वो अपने पेरेंट्स से दूर रहने लगी। इसमें गलती अव्यांशी के पेरेंट्स की भी है। अगर वो कभी अव्यांशी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखते तो उन्हें रियलाइज होता कि अव्यांशी क्या फील करती है अंदर से, लेकिन नहीं, उन्हें बस सोनम का ही सुनना है। हुहन ये सब सोचते हुए अव्यांशी अपना ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लेती है। उसका पेट एकदम फूल हो चुका था इसलिए अब वो आराम करना चाहती थी वह, क्योंकि सुबह वो बहुत ही जल्दी उठ गई थी। ऊपर से एक्सरसाइज करने की वजह से काफी थक भी गई थी, इसलिए अव्यांशी ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। इधर अंश और अंशिका दोनों का ही ब्रेकफास्ट हो गया था। जब अव्यांशी को जाता हुआ देखते हैं तो वो दोनों भी अव्यांशी के पीछे पीछे चले जाते हैं। दोनों बच्चे हमेशा अव्यांशी के साथ ही रहते थे। फिर भले ही पुरानी वाली अव्यांशी दोनों को कभी कभार गुस्से से डांट देती थी, मगर फिर भी अंश और अंशिका उससे कभी नाराज नहीं होते थे, बल्कि अव्यांशी को मानने और उसके मुंड को अच्छा करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। इन दोनों बच्चों से पुरानी वाली अव्यांशी भी बहुत प्यार करती थी। अव्यांशी को जब रियलाइज होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है तो वो तुरंत पलट कर देखती है। अपने सामने अंश और अंशिका को देखकर वो बोलती है, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तो अभी सोने जा रही हूँ अपने कमरे में। जिस पर अंशिका बोलती है, वो क्या है ना, हमें भी बहुत नींद आ रही तो हमें भी आपके साथ ही सोना है। प्लीज मना मत करना बच्चा, यू नो ना वी लव यू सो मच। बोलकर अंशिका बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेती है ताकि अव्यांशी उसे मना न कर सके। वही अंश भी बोल पड़ता है, यस अंशिका इज राइट। वैसे भी आप बहुत दिनों से हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही है और हमें इग्नोर कर रही है। बच्चा यू नो वी मिस यू अ लॉट। तो आप अब हमसे कोई भी बहाना नहीं बना सकती है। ये बोलकर अंश सीधे अव्यांशी के रूम की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर अंशिका भी उसके पीछे चली जाती है। दोनों बिना अव्यांशी की बात सुने उससे पहले ही कमरे में चले जाते हैं। अव्यांशी बस उन दोनों को जाते हुए देखती रह जाती है। मैंने कब मना किया, काम से कम दोनों मेरी बात तो सुन लेते, बोलकर अव्यांशी अपने सर को ना में हिलती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद जब अव्यांशी अपने कमरे में एंटर करती है तो देखती है दोनों बच्चों ने उसके बिस्तर पर अपना कब्जा किया हुआ है। अव्यांशी उनके पास जाती है तो दोनों ऐसे नाटक करने लगते हैं जैसे अभी वो दोनों बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें इस तरफ नाटक करता हुआ देखकर अव्यांशी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो भी उनके पास आकर बीच में सो जाती है, क्योंकि दोनों साइड में दोनों बच्चों ने कब्जा किया हुआ था। बस बीच में ही जगह खाली थी, इसलिए अव्यांशी दोनों बच्चों के बीच में सो जाती है। अव्यांशी के सोते ही अंश और अंशिका भी उसके पास आकर सो जाते हैं। वो बेड काफी बड़ा था, इसलिए तीनों को सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ ही देर में तीनों गहरी नींद में सुकून से सोए हुए थे। इस वक्त सोते हुए वो तीनों बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। इधर नीचे लिविंग रूम में वीरेंद्र जी और हर्षित जी बाहर गए हुए थे। वहीं माया जी रूम में आराम कर रही थी। श्रुति जी भी काम से कहीं गई हुई थी। इस वक्त लिविंग रूम में सिर्फ अव्यांशी की दादी और मोम थी। अव्यांशी की मोम बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठी हुई थी और बस एकटक अपने फोन में लगे वॉलपेपर को देखे जा रही थी, जिसमें एक नीली आंखों वाली छोटी बच्ची की बहुत ही प्यारी तस्वीर थी।
उस तस्वीर को देखते हुए अव्यांशी के मोम के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर दादी जी जो वही पास में बैठी हुई थी वो उठकर अव्यांशी की मोम के पास आती है और अव्यांशी की मोम को चुप करवाते हुए बोलती है, अनीता बेटा शांत हो जाइए। इस तरह अगर आप रही तो बीमार पड़ जाएगी। हमें पता है आप अव्यांशी से बहुत प्यार करती है तो उदास मत होइए, लेकिन माँ हम कैसे शांत रहे, इतने दिन हो गए लेकिन अब भी हमारी बच्ची हमसे नाराज है। मैंने और अभिषेक जी ने अंशी को बहुत मानने की कोशिश किया मगर वो बस अपनी जिद पर ही अड़ी है। हम सोनम को घर से कैसे निकल दे आप तो सब जानती ही है। उनकी बात सुनकर दादी जी बोलती है, हम जानते हैं आप सोनम को हर चीज अव्यांशी के बराबर क्यों देती है, मगर अव्यांशी नहीं जानती है सच। उसको तो यही लगता है ना कि तुम और अभिषेक उससे ज्यादा सोनम से प्यार करते हो, तभी सोनम की साइड लेते हो हमेशा। मुझे पता है तुम दोनों अव्यांशी से बहुत प्यार करते हो मगर जताते नहीं हो। कभी कभी बातें कहना जरूरी होता है। जिस तरह सोनम की केयर अव्यांशी के सामने करते हो इससे अव्यांशी को भी हर्ट होता है। वो बस तुम दोनों से सोनम से ज्यादा केयर और अटेंशन चाहती है, लेकिन तुम दोनों बस हर चीज दोनों को बराबर देना चाहते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा और तुमने अंशी की नाराजगी दूर नहीं किया तो वो तुम दोनों से बहुत ही दूर हो जाएगी। तब चाहकर भी कुछ नहीं बदल पाओगी, बोलकर दादी जी वहां से चली जाती है। वहीं अनीता जी अपनी सास की कही बातों को सोचने लगती है। तो अब क्या होगा आगे? किस सच की बात कर रही थी दादी जी? क्या करेगी अनीता जी? जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला चैप्टर 17, उस पनौती आदमी से दूर रखना प्लीज। दादी जी बोलती है, हम जानते हैं आप सोनम को हर चीज अव्यांशी के बराबर क्यों देती है, मगर अव्यांशी नहीं जानती है सच। उसको तो यही लगता है ना कि तुम और अभिषेक उससे ज्यादा सोनम से प्यार करते हो, तभी सोनम की साइड लेते हो हमेशा। मुझे पता है तुम दोनों अव्यांशी से बहुत प्यार करते हो मगर जताते नहीं हो। कभी कभी बातें कहना जरूरी होता है। जिस तरह सोनम की केयर अव्यांशी के सामने करते हो इससे अव्यांशी को भी हर्ट होता है। वो बस तुम दोनों से सोनम से ज्यादा केयर और अटेंशन चाहती है, लेकिन तुम दोनों बस हर चीज दोनों को बराबर देना चाहते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा और तुमने अंशी की नाराजगी दूर नहीं किया तो वो तुम दोनों से बहुत ही दूर हो जाएगी। तब चाहकर भी कुछ नहीं बदल पाओगी, बोलकर दादी जी वहां से चली जाती है। वहीं अनीता जी अपनी सास की कही बातों को सोचने लगती है। वो अपनी बेटी को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही सोनम को छोड़ सकती थी। आखिर वो बिल्कुल अकेली है तो वे कैसे उसे अकेला छोड़ दे। उन्होंने सोनम की रिस्पांसिबिलिटी ली थी। अनीता जी बहुत ही कंफ्यूज्ड थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करे जिससे सब ठीक हो सके। अपने ही उधेड़ गुण में सोचते हुए अनीता जी ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर कृति जो पिलर के पीछे छिपी हुई थी कब से वो बाहर निकलती है और जिस तरफ अनीता जी गई थी उस तरफ देखते हुए बोलती है, आखिर दादी किस सच के बारे में बात कर रही थी सोनम को लेकर, जो हम लोगों नहीं पता है। मुझे पता लगाना होगा वरना वो सोनम हमेशा के लिए यही बस जाएगी। हम लोग रिश्तेदार हैं फिर भी हमें यहाँ राठौर मेंशन में रहने की परमिशन नहीं है, और ये अनाथ लड़की जिसका कोई भी रिलेशन ही नहीं है राठौर फैमिली से, वो यहाँ आराम से रह रही है जैसे यह इसका अपना परिवार हो खुद का। लेकिन मैं कभी उस अनाथ को यहाँ रहने नहीं दूंगी। उससे पहले मुझे अव्यांशी को मनाना होगा वरना मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं उस बेवकूफ लड़की को क्या हो गया है, कुछ दिनों से वो बिल्कुल बदल गई है। मुझे फिर से उसे अपनी बातों में लाना होगा वरना मैं इस फैमिली में एंटर नहीं कर पाऊंगी। अव्यांशी वो चाबी है जिससे मैं और मेरी फैमिली इस राठौर मेंशन में एंटर कर पाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा जिससे अव्यांशी मेरे कंट्रोल में रहे। बोलते हुए कृति वहां से चली जाती है। अब बिहार से लोग सोच रहे होंगे कृति ऐसा क्यों बोल रही है, तो बता दूं कि कृति की फैमिली राठौर फैमिली के रिश्तेदार है।
ये लोग दूसरे मेंशन में रहते हैं। भले ही वो मेंशन बड़ा हो मगर राठौर मेंशन जैसा नहीं है। कृति की फैमिली को राठौर मेंशन आना मना है। उसकी वजह क्या है वो बाद में पता चल जाएगा। अभी कृति राठौर मेंशन में आपत्ति है, उसकी वजह अव्यांशी है। अव्यांशी के कहने पर कृति कभी भी राठौर मेंशन आ और जा सकती है। कृति के आने से पहले अव्यांशी और सोनम के बीच सब नॉर्मल था, लेकिन कृति के आने के बाद सब बदल गया। कृति मौके का फायदा उठाती थी और छोटी छोटी बातों को बहुत ही बड़ा बना देती थी अव्यांशी के सामने, जिससे पुरानी अव्यांशी भी उसकी बातों में आकर अपने पेरेंट्स से लड़ाई करने लगती थी सोनम को लेकर। ऐसे ही वक्त के साथ सभी चीजें बिगड़ती गई। अव्यांशी सोनम को और भी नापसंद करने लगी और अपने पेरेंट्स से दूर होते गई। और अब सिचुएशन ये था कि पुरानी अव्यांशी अपने पेरेंट्स से बात करना दूर की बात है, वो देखती तक नहीं थी उन्हें। तो अब चलते हैं कहानी में आगे। 3 बज रहे होंगे। तीनों कुंभकर्ण अभी तक सोए हुए थे। रुद्र अव्यांशी को उठाता है मगर अव्यांशी नहीं उठती है, तो रुद्र भी हार नहीं मानता और बार बार उठाने लगता है, जिससे परेशान होकर अव्यांशी को उठना ही पड़ता है। वो खींचते हुए उठती है और बिना देखे चीढ़ कर बोलती है, तुम छोटे शैतान मुझे चैन से सोने क्यों नहीं दे रहे हो? सुबह भी जल्दी उठा दिया और अब भी उठा दिया, बोलकर जब अव्यांशी अपनी आंखें खोलती है तो सामने अंश और अंशिका दिखाई देते हैं, जो अपनी नींद भरी आंखों से कंफ्यूज्ड होकर अव्यांशी को ही देख रहे थे। जिस पर अव्यांशी को एहसास होता है कि अभी उसने जो भी रुद्र से कहा है वो सब ये दोनों बच्चों ने सुन लिया है। रुद्र को तो बस वो देख सकती है, लेकिन ये बच्चे नहीं। इस वक्त दोनों बच्चों के सामने तो वो पागल लग रही होगी जो खुद से ही बातें करती है। ओ शीट, तू पागल है अव्यांशी। बिना सामने देखे कौन बात करता है, ये सोचते हुए अव्यांशी दोनों बच्चों से बोलती है, अरे वो मैंने बुरा सपना देख इस वजह से खुद से बड़बड़ा रही थी। तुम दोनों ये सब छोड़ो और सो जाओ, नींद आ रही है तो मैं फ्रेश होने जाती हूँ, बोलकर अव्यांशी दोनों के बिखरे हुए बालों को सही करती है। दोनों काफी नींद में लग रहे थे, इसलिए वो दोनों वापस से लेट जाते हैं, जिसे देखकर अव्यांशी के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वो दोनों को देखते हुए मन में बोलती है, ये दोनों कितने क्यूट है, साथ ही अव्यांशी के लिए बहुत लॉयल भी है। नोवेल में जब अव्यांशी की डेथ हुई थी तब ये दोनों बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे और अव्यांशी के डेथ का बदला लेने के लिए इन्होंने खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर लिया था। नोवेल में अव्यांशी एक विलेन थी, मगर कुछ लोग उसकी लाइफ में ऐसे थे जो हर सिचुएशन में उसके साथ रहते थे। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, मगर दादू दादी, उसके सभी ब्रदर्स और ये दोनों क्यूटी पाई हमेशा हर सिचुएशन में अव्यांशी के साइड ही रहते थे। अव्यांशी बहुत लकी थी जो उसके पास इतनी अच्छी प्यार करने वाली फैमिली थी, मगर प्यार के चक्कर में वो अपने साथ सभी की जिंदगी बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगी। खुद के साथ वो अपनी फैमिली को भी हैप्पी रखेगी। वो इस बार अव्यांशी है, इसलिए वो वैसा बिल्कुल भी होने नहीं देगी जैसा नोवेल में अव्यांशी और उसके फैमिली के साथ हुआ था। ये सब सोचते हुए अव्यांशी बेड से उठती है और बाथरूम की तरफ जाते हुए खुद से ही बोलती है, अव्यांशी तुझे बस रुद्राक्ष खुराना से दूर रहना है, जिसकी वजह से लास्ट में अव्याना की डेथ हुई थी। कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुझे उस रुद्राक्ष खुराना के पास नहीं जाना है, जिसके पीछे पुरानी वाली बेवकूफ अव्यांशी प्यार में पागल हो चुकी थी। तुझे जिंदा रहना है तो रुद्राक्ष नाम के मुसीबत से दूर ही रहना है। ओ गॉड प्लीज मुझे उस रुद्राक्ष खुराना से दूर रखिएगा, जैसे अब तक रखते आए हो वैसे ही हमेशा उस पनौती आदमी को मुझसे दूर रखिएगा। मैं नहीं चाहती पुरानी अव्यांशी की तरह मेरा भी वही हाल हो, इसलिए प्लीज प्लीज गॉड मुझे रुद्राक्ष खुराना से दूर रखिएगा। बार बार खुद से यह बोलते हुए अव्यांशी बाथरूम के अंदर चली जाती फ्रेश होने के लिए। क्या होगा जब अव्यांशी को पता चलेगा जिसे वो इतना कोसते हुए दूर रहने की बात कर रही है, उससे वो फ्लर्ट कर चुकी है।
कैसा होगा अव्यांशी का रिएक्शन? जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला चैप्टर। गाइस, नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी से लाइक कमेंट्स करें। अगर आपके लाइक कमेंट्स ज्यादा अच्छे हुए तो कल 3 चैप्टर अपलोड करूंगी। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लॉग चैप्टर मिले। थैंक यू।